हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10। अब जो पहली बार आया होगा वीडियो में तो उसके लिए मैं बता दूं, हम जो है ना हम 1 सेकेंड हम टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी, ठीक है। और हम सारे के सारे सबसे पहले ना वन शॉट वीडियो में क्या कर रहे हैं, सारा बेसिक कवर कर ले रहे हैं। और इसके बाद हम जिसमें अब वन शॉट हो सकता है किसी में बड़ी वीडियो बन जाए तो उसमें पार्ट 2 आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन जिसमें लगता है कि 2 क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए उसमें 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी हम सबसे पहले बेसिक कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज वाइज हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस टाइप का यदि हमने क्वेश्चन कर लिया तो बाकी के नहीं करेंगे, बाकी को आपको करना है एनसीईआरटी के, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि या तो आपके प्रीवियस ईयर में आए होंगे या फिर इंपॉर्टेंट होंगे, मॉडल पेपर में आए होंगे कहीं पे भी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। अब वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या देखेंगे, आपने इसका कुछ पार्ट जो है ना फिजिक्स में पढ़ चुका है आपने, ठीक है। और अब पहली बार तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ नहीं रहे होगे आपने क्लास में पढ़ लिया होगा। यदि पहली बार भी पढ़ रहे हो ना फिर भी आपके सारे बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और बेसिक यदि क्लियर हो गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, नए क्वेश्चन बनते हैं तो बनेंगे ही नहीं आपसे, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और प्रैक्टिस से ही ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, जो मैं बेसिक बता रहा हूँ ना, ये कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हम प्रैक्टिस से अपने आप ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपने आप हमारे माइंड में बैठ जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, और यदि याद करोगे तो हर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये जो है ना, ये हमने एक लाइन बना दी। अब ये लाइन जो है हमें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ एंड हो रही है। यहाँ से भी ये पॉइंट है, यहाँ से भी, इसका इनिशियल पॉइंट हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक डायरेक्टेड लाइन हो गई आपकी, ठीक है। ये कैसी लाइन होगी, डायरेक्टेड लाइन होगी। अब ये देखो, ये जो लाइन है वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। यदि हमने इसे वेक्टर ए दे दिया नाम, तो इसे क्या देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एल हैं तो इसे माइनस देना पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। अब हमने पर्टिकुलर डायरेक्टेड लाइन बना ली कि वो पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक चल रही है। जैसे ये लाइन देखो, हमने एक पार्ट ले लिया इसका जो कि ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। यदि हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करें, इस लाइन को छोड़ दें, सिर्फ हम ऐसा देखें कि जो वेक्टर ए है ना, जो वेक्टर ए है वो ए से स्टार्ट होता है और बी पे एंड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्टिकुलर डायरेक्टेड लाइन हो गई कि हम बता सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ एंड हो रही है, हम ये नहीं बता सकते। लेकिन हम मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, मैग्नीट्यूड को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब ये मॉड नहीं है, याद रखना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ते हैं इसे। मॉड अलग चीज़ होती है और ये अलग चीज़ है। तो देखो, इसमें यदि हम बात करें ये वेक्टर ए कैसे निकलता है, तो हमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। इसके क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी हम इसका वेक्टर निकाल सकते हैं। वो भी कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो अब हम 3D की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3D में हम क्या देख रहे होंगे, इसके 3 टर्म में जो है कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें x1 y1, ठीक है। इसे x2 y2 z2 दे देते हैं, और ये क्या हो जाएगा x1 y1 z1। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो यदि आपको ये चीज़ें पता होगी थी, ठीक है। अब देखो, तो x2 माइनस x1, अब हम क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकल जाता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ऐसे निकल जाता है ये, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, ओके। अब देखो, यदि हमने इसका स्क्वायर कर दिया, अब ये इनिशियल पॉइंट होता है और ये जहाँ पे एंड हो रहा होता है वो टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक है। तो डायरेक्टेड लाइन समझ में आई मैं, जिसमें डायरेक्शन दी होती है वो डायरेक्टेड लाइन होती है, बस सिंपल सा, ठीक है। ये क्या एग्जाम में आएगा नहीं, पर जानकारी रहनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट, देखो अब हम देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमने 3D एक वेक्टर बना लिया। अब ये पी 3D में है, याद रखना, क्योंकि x y और z ऐसे दिख रहे हैं हमें, ठीक है। स्क्वायर भी हम कुछ इस तरीके से बनाएं फिगर को तो अच्छे से क्लियर होता आपको। फिर भी हम देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर जो हम, उसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, उसका इनिशियल पॉइंट हमारा ऑरिजिन होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ऑरिजिन से हमारे स्पेस पे कोई भी पॉइंट
यदि हमने P ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किसी भी पॉइंट तक जाता है, उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, याद रखना, ठीक है। अब सेम यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो देखो मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ से पी तक जा रही है तो हम ओपी वेक्टर ऐसे कहते हैं, ठीक है। यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया पीओ वेक्टर, अब ये वेक्टर सही है, सही लिखा है, लेकिन अब हमें इसका माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अब हम पी से ओ तक जा रहे हैं, पहले हम ओ से पी तक जा रहे थे। ओके, तो ये चीज अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। अब देखो ओपी कैसे निकलेगा, वहीं देखो ये कैसे आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो मैंने आपको बेसिक बताया ना वहीं से आया। देखो यदि हमने इसका ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो हमने क्या देखा था डिस्टेंस फॉर्मूले से कि x2 माइनस x1 मतलब x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर। देखो कितना आ जाएगा, x माइनस जीरो मतलब x, तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया होगा आपको। बस इतना याद रखो जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे पोजीशन वेक्टर दिया है आपको तो दिखना चाहिए, वहां पे आपको तुरंत हिट करनी चाहिए वो चीज कि पोजीशन वेक्टर मतलब उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन से है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन के पहले हम थोड़ी सी और बेसिक देख लेते हैं। देखो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर यदि हम देखें, जीरो वेक्टर मतलब कोई वेक्टर नहीं, जैसे एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यदि मैं कहूं ये वेक्टर ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही खत्म हो जा रहा है, मतलब इसी पॉइंट पे है ये। इसका मतलब क्या होगा, इसे हम बोलेंगे वेक्टर ए, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है ए पे खत्म हो रहा है, मतलब वही है ये, यहीं आ जा रहा है वो, यही पॉइंट है सर, पॉइंट बस है। तो ये कहलाता है जीरो वेक्टर। ना तो इसमें डायरेक्शन बता सकते हैं हम, ना इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा, आप ऐसे बोल सकते हो। मैग्नीट्यूड कितना होगा बता सकते हैं लेकिन जीरो होगा। तो ये होता है जीरो वेक्टर, जो इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, वो जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसकी यदि हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं जिसका वो कितना आ जाए, 1 आ जाए, वो होता है हमेशा यूनिट वेक्टर। जैसे वेक्टर इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यूनिट वेक्टर यदि किसी का निकालना है आपको तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी यूनिट एक होती है, ठीक है। अब एक यूनिट मतलब मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, जिसमें भी हो उसकी एक यूनिट होती है। अब देखो को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर का मतलब जैसे ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है। जैसे ये पॉइंट ए है तो ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये बी तक जा रहे हैं, ये सी तक जा रहे हैं, ये डी तक जा रहा है, तो इनका इनिशियल पॉइंट ए है, बाकी टर्मिनल पॉइंट जो है वो अलग अलग है। तो हम इन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, मतलब ये सारे वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये कैसे होंगे, इनिशियल वेक्टर होंगे, ठीक है। अब देखो कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, अब हमारे माइंड में आएगा, हमने तो कोलिनियर का मतलब समझा था जो एक ही लाइन में होता है, यही बोलोगे, पर ऐसे नहीं है। कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होते हैं, ऐसे याद रखना है आपको। वो कैसे होते हैं, एक लाइन के पैरेलल होते हैं, वो हमेशा कैसे होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, अभी मैं एक एक करके सबकी डेफिनेशन आपको बताता जाता हूँ। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, इक्वल वेक्टर जिसका वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो कैसे होते हैं, इक्वल वेक्टर होते हैं। जैसे मैंने कहा ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर बी है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। देखो डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमेशा कैसे होगा, इक्वल वेक्टर होगा, जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर का नेगेटिव मतलब जो अभी हमने देखा था, जैसे मैंने कहा यदि वेक्टर ए लिखा हुआ है और माइनस वेक्टर बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब ये यदि वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। तो बस ये है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। जैसे आपको बताना है, ठीक है, ये एक आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक लाइन होगी, ठीक है। जैसे आप रोडवेज देखते हो, है ना,
NH47 देखा होगा आपने, नेशनल हाईवे जो होते हैं, नेशनल हाईवे में एक लाइन होती है, इसके इस तरफ जो है ऐसे रोड बनी होती है, ऐसे ये, ठीक है, इसके इस तरफ भी बनी होगी। तो क्या होता है कि आप यदि इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ से जा रहे हो इसमें, तो इस तरफ वाले कैसे होंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। अब कुछ ट्रक होंगे, कुछ बस होगी, तो ये कुछ छोटे वेक्टर हो गए, कुछ बड़े वेक्टर हो सकते हैं, कुछ इसके सेम ही वेक्टर होंगे, कुछ गाड़ियाँ सेम होती हैं ना, तो ऐसे समझ जाओ, ठीक है। इसका पेन चेंज कर लेते हैं हम ताकि अच्छे से क्लियर हो चीज़ें। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ये देखो, ये एक ही लाइन पे चल रहे हैं, ये एक ही लाइन पे चल रहे हैं, है ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ऐसे समझो। अब देखो, अब आपको बताना है कि ये सारे वेक्टर कैसे होंगे, ये सारे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन के पैरेलल हैं। देखो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। क्या आप इनमें किसी को बता सकते हो जीरो वेक्टर होगा ये, इनमें से कोई जीरो वेक्टर हो सकता है क्या? तो हम देखेंगे जो जिनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही होता है, यहाँ तो यहाँ इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, मतलब ये जीरो वेक्टर तो कोई भी नहीं है, इनमें जीरो वेक्टर कोई भी नहीं है। अब इक्वल वेक्टर देखते हैं। इक्वल वेक्टर मतलब जिनका डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो देखो जी, ये डायरेक्शन भी सेम दिख रही है और मैग्नीट्यूड भी सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये जो है इक्वल वेक्टर होंगे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब देखो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर हम देखें तो मैग्नीट्यूड सेम है इनका, ठीक है, सेम लेंथ के हैं, लेकिन ये डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा। ओके, तो बस बहुत इजी है ये, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने ये इस तरीके से बना लिया, एक ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है, ये वेक्टर सी हो गया, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और हम और बना लेते हैं एक पॉइंट, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर आर हो गया। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं ये आपका पोजीशन वेक्टर है, हमने कुछ भी बना दिया। अब देखते हैं उसको। यहाँ पे मुझे बताओ जीरो वेक्टर कौन सा है। जीरो वेक्टर हम बोल सकते हैं यदि ये पॉइंट ए है, ये बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, इसका मतलब यदि वेक्टर ए कहें हम तो ये जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक यूनिट होता है, वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो इनमें से यूनिट वेक्टर हम जब तक मैग्नीट्यूड पॉइंट नहीं पता होंगे तब तक हम निकाल नहीं सकते, तो ऐसे ही रखते हैं। अब को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं, देखो, वेक्टर ए, वेक्टर आर और वेक्टर बी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये कौन से वेक्टर होंगे, ये को इनिशियल वेक्टर होंगे, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, यदि मैंने कहा इनमें जो वेक्टर ए है और वेक्टर सी जो है, इनका डायरेक्शन भी सेम है और ये इक्वल वेक्टर है, इसलिए ये कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए ये वेक्टर कैसे हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए। अब मैंने कहा कि जो वेक्टर ए है ना और वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन देखो डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। डायरेक्शन इनकी अलग अलग बोल सकते हैं क्या, इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसको इसी तरफ लाएंगे तो नहीं, ऐसा कुछ बनाते हैं हम कि इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और हमने ऐसा बोला कि वेक्टर बी और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या ये जो है इक्वल वेक्टर होंगे, नहीं, इसका डायरेक्शन ये इनिशियल पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये इनिशियल पॉइंट से बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों डायरेक्शन चेंज है, इसलिए ये नेगेटिव वेक्टर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसका नेगेटिव वेक्टर ये होगा, इसका नेगेटिव वेक्टर ये होगा, बस सिंपल सी बात है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी हम कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम जो इंपॉर्टेंट होगा, एक सेकेंड। देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखना है। 1 सेकेंड, एडिशन ऑफ वेक्टर देखते हैं यहाँ पे हम। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखो, वेक्टर्स का यदि हमें एडिशन करना है तो हम वो भी देखेंगे, यदि कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यदि हम ट्रायंगल पे एडिशन देखें, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है, वो क्या होता है। देखो, यदि हम बात करें यहाँ पे AC, यदि ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है, ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये होगी, यही है,
तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उनको हम एक तरफ ऐड कर लेते हैं। देखो ये इनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, ये हम ऐसा सर्कल के रूप में देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। तो देखो इसकी डायरेक्शन ये है, ये चला हम एक ही डायरेक्शन वाले हो गए, लेकिन हम इस तरफ आते हैं तो इनकी डायरेक्शन ऐसी होनी थी, तो हम सबको जोड़ देते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए बी, वेक्टर ए बी को जोड़ेंगे वेक्टर बी सी के साथ, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, और अदर डायरेक्शन वाले को राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं, मतलब ये अदर डायरेक्शन क्या है, ए सी है। यही आपका जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, यदि आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए, यदि हम ऐसा हो जाए, ऐसा मिले हमें, 1 सेकेंड, यदि हमें ये मिले, यदि हमें ये मिले कि इनका जो वेक्टर है ना, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये जो है ना ये इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये इस डायरेक्शन में आ गया, तो क्या होगा देखो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में, देखो सर्कल बनाएंगे तो ये ऐसे ही चल रहे हैं, है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वेक्टर सी ए इक्वल टू क्या होगा, क्या राइट हैंड साइड में क्या अदर डायरेक्शन में कोई चल रहा है इसमें, और वो शेप कैसा होना चाहिए, क्लोज शेप होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये जो है सिर्फ ट्रायंगल के मैं फॉलो कर रहा होगा, ट्रायंगल का लो ये है, ये चीज़ है, मैं इसको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, क्या ये सिर्फ ट्रायंगल में फॉलो करता नहीं, हर चीज़ में ये फॉलो करेगा। देखो यदि हमने इस तरीके से बना लिया, अब क्या ये सिर्फ क्लोज शेप में काम करेगा, नहीं, क्लोज शेप में यदि हमें इसकी बतानी है कि इसका वेक्टर क्या होगा तो हमें काम पड़ता है वो, नहीं तो देखो या क्लोज शेप में ही देख लेते हैं हम, ये कोई क्लोज शेप हो गया। ठीक है, अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये अदर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं यदि हम यहाँ चलते तो ये भी अलग डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, यदि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी और ये वेक्टर ई। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे, ये वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी हो गया प्लस वेक्टर सी हो गया, पर इनकी डायरेक्शन अलग है। देखो यदि हम एक ही सर्कल में जाते हैं इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें ये इस तरफ मिलना था, लेकिन ये कहाँ कैसा मिल रहा है, हमें क्लॉकवाइज मिल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो गया, तो इनको अलग जोड़ेंगे हम, राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे, तो वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, इनको एक तरफ ऐड कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो वहीं यहाँ पे बताया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ पता होगी कि यदि हमें ए से सी तक जाना है, यदि अभी हम क्या कर रहे हैं, सी से ए तक आ रहे हैं, यदि हमें ए से सी तक जाना है, ऐसा जाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख देंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस, तो वेक्टर ए से सी तक जा रहे हैं अब हम, तो हमने वेक्टर को चेंज कर दिया, तो सी ए था अब ए सी कर दिया, पहले सी से ए तक जा रहे थे अब ए से सी तक जा रहे हैं। इसका मतलब यदि हमने डायरेक्शन चेंज किया है तो हमारा साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये नेगेटिव वेक्टर, हम क्या बोलेंगे, ए सी इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ सी ए। ठीक है, ऐसे बोल देंगे, तो इक्वल टू 0 है, 0 लिख दिया। अब देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी, तो देखो ये यही आ गया, है ना। यदि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं हम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट जो कि फॉलो करता है वेक्टर। ठीक है, तो देखो यदि हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं, यदि दो वेक्टर को जोड़ते हैं हम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो ये इक्वल आते हैं हमेशा। देखो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स के साथ देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने कह दिया कि जो वेक्टर ए है ना वो है आपका 2i प्लस 3j माइनस के, ये हो गया। और जो वेक्टर बी है आपका वो है 3i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखना आई के कंपोनेंट जोड़ेंगे, जे वाले कंपोनेंट के कोफिशिएंट जोड़ेंगे अलग अलग। ठीक है, तो यदि मैंने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसको थोड़े अच्छे से बता देता हूँ। ये हम ऐसा जोड़ेंगे 2 प्लस 3 आई प्लस 3 प्लस 2 जे। यदि हमें वेक्टर प्लस बोला है तो वेक्टर जोड़ेंगे हम, प्लस -1 प्लस 3k। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5i प्लस 3 और 2 5j, है ना, और 3 माइनस 2k, ये आ गया। देखो 5i प्लस 5j माइनस 2k, इतना आ गया। ये माइनस में कैसे आया,
सॉरी ये 3 और 1 कैसे हो जाता, प्लस में आएगा ये, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 3 में 3 है, ठीक है। 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, 2 के प्लस का ही आ जाएगा। अब देखो यदि हम इनका जोड़ते हैं तो जब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जो मिलता है वहीं हम वेक्टर बी प्लस ए को जोड़ेंगे। मतलब हम क्या कर रहे थे, पहले हमने वेक्टर ए को रख दिया, अब यदि हम वेक्टर बी को पहले रखते हैं तो क्या कोई चेंजेस आएगा इसमें, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब यदि हम अब ऐसे लिखेंगे, यदि हमने वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिख दिया तो क्या लिखेंगे, 3 और 2 5i, 2 + 3 5j, ठीक है। 3 माइनस के 3 प्लस माइनस 1 कितना हो जाता है, 3 + -1 3 - 1 मतलब 2j, इतना ही आ गया। मतलब ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। अब यदि हम इस प्रॉपर्टी में देखें, इसमें देखते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस ए के फॉलो करता है या नहीं करता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको। देखो यदि हमने ऐसे बोला कि ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वेक्टर सी जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो देखो यदि हम इसमें ट्रायंगल का लॉ लगाएं, एडिशन ऑफ, तो देखो यदि हम इसमें जो अभी अभी पढ़ा ना हमने, देखो ये वाला लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, ठीक है। यदि हम वेक्टर एडिशन का लॉ लगाएं किसमें, ट्रायंगल में, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये एक ही डायरेक्शन वाले एक तरफ ऐड कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे, इक्वल टू में लिखेंगे, नहीं तो ये इसी तरफ ऐड हो जाता लेफ्ट हैंड साइड में, ये अलग डायरेक्शन में है तो वो राइट हैंड साइड में होगा, कितना आएगा, ठीक है। इसे कितना लिख दें हम, तो देखो ये कितना होगा, ये वेक्टर हमें नहीं पता ये कितना है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और सी तक जा रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है सी तक जा रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट सी है। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ए सी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो वो देखो यही लिखा है हमने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, सिंपल है। अब देखो क्या वेक्टर ए प्लस बी जो है वेक्टर बी प्लस ए, हमने देखा अभी अभी कि यदि हम ए प्लस बी को पहले रखें या बी प्लस ए को पहले रखें हमारा आंसर तो सेम आता। तो हम ऐसे देखते हैं, यदि हमने ऐसे लिखा कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए सी, ये तो ए सी तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस तरफ आए तो ये अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो इन दोनों को अलग अलग जोड़ लिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए सी हो जाएगा। लेकिन हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कितना आ गया, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू ए सी आ जाएगा, वेक्टर ए सी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ए सी को हम कितना लिख सकते हैं, वेक्टर बी प्लस ए, इसका मतलब इसी को हम वेक्टर बी प्लस ए बोल रहे हैं, इसी को ए प्लस बी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो अब हमें क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड। तो यदि हम वेक्टर ए प्लस बी को पहले जोड़ लेते हैं फिर वेक्टर सी को जोड़ते हैं, वैसे ही यदि हम वेक्टर ए को वेक्टर बी प्लस सी को जोड़ने के बाद वेक्टर ए को जोड़ते हैं तो ये फॉलो करता है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आई होप एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ स्केलर, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर का वेक्टर पे तो क्या होता है वो देखते हैं हम। देखो तो क्या होगा, ये वेक्टर ए है, इसको कुछ भी ले सकते हैं हम, 2i + 3j + 4k। अब ये लिख कैसे रहे हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक काम करते हैं वही देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा आपको। डायरेक्शन कोसाइंस पहले देख लेते हैं हम, ये डायरेक्शन कोसाइन पहले देख लेते हैं, वो ठीक तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या है। देखो हमेशा याद रखना कि ये इसे पॉइंट x दे देते हैं हम, इसे y हो गया और ये z पॉइंट हो गया, ठीक है, ऐसा देना है। ये जो z दिख रहा है ना वो 3D में है, मतलब यदि ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, तो z जो है वो इस तरीके से होगा, मतलब कुछ पार्ट उस तरफ होगा कुछ पार्ट इस तरफ होगा, ठीक है। तो 3 एक्सेस होंगी इसकी। अब देखते हैं अब हम पोजीशन वेक्टर को हमें बताना है, डायरेक्शन कोसाइन बताना है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अब हमें नाम से ही हमें जो है समझ में आ रहा है कि कोसाइंस है, मतलब कॉस की बात हो रही है, कॉस थीटा की बात हो रही होगी। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने
एक हम इसे 3D में बना लेते हैं फिगर को, तब अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया 3D में फिगर, बनाते हैं इसे। अब देखो वन सेकेंड, आप थोड़ा स्पीड में देख सकते हो, ठीक है, ऐसा थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में। तो अब देखो ये बन गया है। अब हम यदि पी की बात करें, ठीक है, तो पी जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है आपका, पी जो है ना, एक सेकेंड थोड़ा डार्क कर लेते हैं हम और इसे कुछ अलग कलर से बना लेते हैं तो क्लियर होगा अच्छे से। इस कलर से देख लो, देखो पी जो है वो यहाँ पे है, 3D में है पी। ठीक है, अब पी क्या है, पी जो है पोजीशन वेक्टर है। पी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये ओ हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, ये पी हो गया, ये पॉइंट पी है। इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, ये एक्स वाई और जेड होंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स है ना, देखो यदि मैं इस एक्सेस पे बताऊं, ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो जाता है, ये वाई एक्सेस। तो कार्टेशियन में देख लेते हैं, यदि ये पॉइंट बोला मैंने तो हम इसको क्या कहते हैं, इसे हमने 2 3 नाम दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, ये x से 2 की डिस्टेंस पे है और यहाँ से यहाँ तक 3 की डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये y कोऑर्डिनेट को बताता है, ये y को बताता है और ये x को बताता है। तो वैसे ये x y z है तो ये x को बताएगा। p मतलब यहाँ से यहाँ तक की p जो होगा वो p की डिस्टेंस हम x से मेजर करेंगे, वो कितनी आ रही होगी, x आ रही होगी। ये कितनी आएगी, y आएगी, ये और ये z आएगी। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करें तो वो कितना होगा, x होगा। यहाँ से यहाँ तक y हो जाएगा, ये z को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम 3D में देख रहे हैं, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो है y के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये इसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा। ठीक है, ये हम 3D में देखेंगे तो बनेगा ये 3D में। ठीक है, और ये जेड के साथ भी क्या बना रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा। तो वो भी हम देख सकते हैं कि ये जेड के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा। अब देखो हमें क्या देखना है, डायरेक्शन कोसाइंस देखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, यदि हम ये एक्स वाला या वाई वाला निकाल के ले आए बाहर, तो वाई निकाल के ले आएंगे तो देखो जो पी पॉइंट है वो वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये राइट एंगल का एंगल बना रहा है। ठीक है, यही एंगल बना रहा है राइट एंगल का। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। पोजीशन वेक्टर आर होता है। ठीक है, तो अब यदि हम देखें इसका मैग्नीट्यूड जो है आर हो जाएगा, तो यदि हम इसको देख रहे होंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बी अपॉन एच, बी कितना है, देखो बी जो है वो वाई है और जो आपका बेस है ना वो वाई है और जो ये है वो कितना है, आर है। ठीक है, तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सेस है वो इसके साथ कितना बना रहा है, अल्फा, इसके साथ बीटा, सॉरी एक्स के साथ अल्फा, इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा। देखो ये जो एंगल है ना उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, या फिर ऐसा समझ सकते हो आप कि ये पोजीशन वेक्टर हो गया है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है तो ये इस तरीके से एंगल बन रहे हैं, ये एंगल आप बोल सकते हो। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो या जैसे करना चाहो आप। ठीक है, तो ये y के साथ परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल होगा, ये परपेंडिकुलर है y एक्सिस के साथ, और ये यहाँ से जो एंगल बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कि ये जो है वो इस वाले एंगल से अल्फा बना रहा होगा, बीटा बना रहा होगा, गामा बना रहा होगा। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कॉस थीटा कितना होता है, या कॉस बीटा की बात करें हम, ये बीटा एंगल बना रहा होगा तो बीटा कितना होगा, बी बाय एच, मतलब कॉस बीटा कितना होगा, कॉस बीटा होगा वाई बाई आर। ठीक है, इतना ही होगा। ओके, ये वाई बाय आर ही होगा। अब देखो यदि हम बात करें पोजीशन वेक्टर की तो वो तो देख लिया हमने, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें एक्स आई वाई जे जेड के। अब ये कैसे हो जाता है,
ठीक है, ये कैसे हो जाता है तो हम इसको यहीं देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे भी ट्रायंगल वाला लॉ लगा देंगे, एडिशन लॉ और वेक्टर एडिशन का। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो देखो यहाँ पे यदि हम लगाएं इसमें फॉर्मूला, तो इसकी बात करें हम, ठीक है, ये जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये x को कर रहा है, ये y को कर रहा है, और ये z को कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक z को कर रहा है। तो हमने कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें, तो एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं हम, इसमें ये लिया हमने, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो इसके साथ बन रहा हो। तो इस तरीके से बना लिया हमने, ठीक है, ये बना लिया। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, जेड को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसे करेगा, एक्स को। ये किसे करेगा, वाई को, और ये करेगा जेड को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने बनाया तो अल्फा एक्स आई, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक के कंपोनेंट की बात करें हम तो एक्स आई होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितना होगा, देखो इस पे एडिशन का लॉ लगा रहे हैं। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से यहाँ तक y को रिप्रेजेंट करेगा कि इससे यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, ये y आई है। तो ये कितना निकल जाएगा, ये कितना निकल गया आपका एक्स आई प्लस वाई आई, इतना निकल गया। अब देखो ये एक्स आई प्लस वाई आई है, और ये कितना होगा, ये हाइट किसे बताता है, जेड आई को, जेड के को। ये वाई जे होगा, सॉरी ये वाई जे होगा, ये वाई जे होगा, है ना, ये एक्स आई होगा, ये वाई जे, और जेड के साथ क्या आता है, के आता है। तो अब देखो, अब हम इस पे देखें ये आता कहाँ से, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब ये कितना हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे हो गया एक्स आई प्लस वाई जे। अब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू कितना होगा, ये डायरेक्शन के इक्वल होगा। तो वाई जे किसके इक्वल हो गया, पोजीशन वेक्टर के इक्वल हो गया, देखो ओपी के इक्वल हो गया। ये इसमें हमने इसको जोड़ दिया तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा ना, अलग डायरेक्शन को। तो ये हो गया, एक बार फिर से देखना यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा भर दिया है ना इसे, तो अब क्लियर हो रहा है या नहीं, पूरा होगा। देखो तो हम इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा, मतलब कोसाइंस आ गई है। डायरेक्शन कोसाइन की बात करें जिसमें कॉस होता है, एंगल पता होता है, तो वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, तो देखो तो हम बोल सकते हैं कि कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा यहाँ से बता सकते हैं कि एक्स के अपॉन में कितना आ रहा होगा, एक्स के अपॉन में आर आ जाएगा। ठीक है, कॉस बीटा कितना आएगा, कॉस बीटा अभी निकाला हमने, वाई के अपॉन में आर। ठीक है, वैसे ही कॉस गामा की बात करें, कॉस गामा कितना आ जाएगा, कॉस गामा आ जाएगा जेड के अपॉन में आर। ठीक है, तो अब देखो यदि हम x निकालना चाहें, x कंपोनेंट निकालना चाहे y और z, इसकी वैल्यू निकालें हम तो कितनी आएगी वो, तो x इक्वल टू आ जाएगा, देखो r का मल्टीप्लाई कर दो तो r cos अल्फा आ जाएगा, आ गया r cos अल्फा। ठीक है, और यदि हम बीटा की किसकी y की बात करें वो कितना आ जाएगा, r cos बीटा, और z की बात करें वो कितना आ जाएगा, r cos गामा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब डायरेक्शन रेशोज की बात भी करेंगे हम आगे चल के, है ना। तो देखो डायरेक्शन रेशोज क्या होता है, डायरेक्शन रेशो क्या होता है, सबसे पहले रेशो समझते हैं होता क्या है। तो रेशो की यदि मैं बात करूं तो देखो, रेशो की बात करें हम तो कोई, जैसे आपने देखा होगा कि ये ट्रायंगल है, एक सेकेंड इसको थोड़ा हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, देखो हमने कहा कि ये ट्रायंगल है, और जो इसके एंगल का रेशो दिया है हमें वो 3:2 और 1 इस तरीके से दिया है, 3:2:1। तो आप बताओ उनका एंगल कितना बनेगा। ठीक है, ईच एंगल कितने का होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ना ये रेशो में दिया है हमें, तो हम एक कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही होता है डायरेक्शन रेशो आपका। ठीक है, तो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो 3x प्लस वाई जे, मतलब सॉरी ये हमने क्या किया, सबको एक हमने कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x से, 2x से और x से, तो हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई इनकी। ठीक है, तो अब हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो जोड़ देंगे, कितना आता है 180 आता है, बस जोड़ के आंसर निकाल सकते हो तो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। तो यही होता है हमारा डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन रेशो का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशो का मतलब होता है कि आप किसी भी कंपोनेंट से, आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसमें हमारी वैल्यू आ रही होगी वही आपका डायरेक्शन रेशो होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे r लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे r लिखा हुआ है, तो r की जगह हम किसी लैम्डा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है देखो डायरेक्शन रेशो है ये,
आर इंटू कॉस अल्फा, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। तो आर कॉस अल्फा हो गया, आर कॉस बीटा हो गया और ये आर कॉस गामा हो गया, ठीक है। एक और बात याद रखना, यदि हम कॉस अल्फा को हम एल से प्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन है, एल है, ठीक है। कॉस अल्फा जो है, कॉस बीटा जो है वो क्या है, एम हो गया, कॉस गामा जो है वो क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो यदि हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की बात करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है हमेशा 1 के इक्वल आए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे उसे हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम बात करें डायरेक्शन रेशियोज की, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया डायरेक्शन रेशो मतलब किसी एक हम कॉमन पॉइंट से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन रेशो मिल जाता है हमें। तो डायरेक्शन रेशो जो है वो इसके प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। यदि हमने लिखा 3:2:1, इसके प्रोपोर्शनल में क्या दिखेगा आपको, 3x:2x रेशो x होगा, यानी देखो x x x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3:2:1 आ गया, यानी तो सेम थिंग सोचो अब दिमाग से कि डायरेक्शन कोसाइन है, उसके प्रोपोर्शन में क्या है, डायरेक्शन रेशोज हैं, ठीक है। मतलब एक कॉमन पॉइंट से जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमें क्या था, डायरेक्शन कोसाइन पता है हमें कितना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही है। और यदि हम इसमें एक कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कॉमन रेशो क्या हो गया कि इसमें आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, इससे लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी लैम्डा, इसमें भी लैम्डा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो देखो इसे हम क्या कह देंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स क्या है, यदि हम डायरेक्शन कोसाइन में किसी कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशोज मिल जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल में होता है। तो देखो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, एक्स वाई और जेड क्या है, एक्स वाई और जेड आपके डायरेक्शन रेशोज हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं, यदि ये चीज़ याद रखना कि यदि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो सकता है कभी 1 हो जाए, ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हमेशा 1 ही होंगे, ये याद रखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 के इक्वल नहीं होता है, कभी कोई कंडीशन में हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, सिर्फ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बस पता है हमें कि 1 के इक्वल होता है। ये क्या है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन कोसाइन है। अब देखो कुछ और देख लेते हैं इसमें, इससे रिलेटेड, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखो यदि मैंने ऐसे बोला आपसे, ऐसे बोला कि ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 5k, इसमें मुझे बताओ डायरेक्शन रेशोज क्या हैं। तो डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, यदि हम इससे कंपैरिजन करें xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इससे कंपैरिजन करें तो x y और z है, वही तो डायरेक्शन रेशो है। इसका मतलब 2 3 और 5 आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज जाएंगे। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन अभी अभी हमने देखा कि l जो है ना वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, पोजीशन वेक्टर के इक्वल होता है, सॉरी किसके इक्वल होता है, एल या कॉस अल्फा। हमने अभी अभी देखा था कि ये जो है x अपॉन में r के इक्वल होता है, यही होता है। कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होता है, x अपॉन r, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r ऐसे बोल सकते हो आप। तो x जो है किससे प्रेजेंट कर रहा है, 2 को, तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r। मैग्नीट्यूड ऑफ r मतलब यदि ये पोजीशन वेक्टर है, इसे प्रेजेंट करें हम यदि पोजीशन वेक्टर से, तो यदि हम 0 से इसको मिलाते हैं तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, इसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका, देखो हमने ये बोल दिया कि ये P हो गया पॉइंट 2 3 और 5, ये हो गया पॉइंट, और ये ओरिजिन से आता है हमारा, ये ओरिजिन से मिलता है ऐसे, ठीक है। ये Z इस तरफ बनेगा, याद रखना, ये Z ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखो ये पोजीशन वेक्टर है, इसको यदि हमने मिला दिया ऐसे, तो ये 2 3 5 किसके पॉइंट हो गया, इसके। अब यदि हमें वेक्टर R का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना कैसे निकलता है, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो हमने क्या देखा था, डायरेक्ट आप 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ दो इसके इक्वल में आ जाएगा। तो 9 4 कितना हो जाएंगे, 13 और 25, ये हो जाएगा 48, क्या 38, ठीक है। 9 को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 34 और 4 38 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में कितना, सॉरी रूट में कितना आ गया, 38, तो ये निकल गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो देखो ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, ओके।
और आप जब इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो ये वहाँ पे फिक्स होती है कि ये पोजीशन वेक्टर है तो इतना ही होगा, तो एक बार चेक करके देखना है। अब देखो कुछ ऐसा फॉर्मूला है, कुछ ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमने रैंडमली कुछ भी लिया तो ये फॉलो नहीं करेगा शायद, ठीक है, देख लेते हैं हम। या हम इसी एग्जांपल से देखते हैं कि डायरेक्शन जो रेशोज हैं हमारे कोसाइन है वो आ रहे हैं यानी इतने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये एक रैंडमली कोई भी एक वेक्टर ले लिया 2i + 3j + 5k। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ना कोई भी एक इसमें हमें पता है कि जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं हमारे वो एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हो सकता है ये एक्स वाई जेड नहीं आके वहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, एक कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई आर से हो सकता है आर से हो सकता है लैम्डा से हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो देखो हम ऐसा मानते हैं कि एक्स वाई जेड हमारे डायरेक्शन रेशो हो। तो अब यदि हमें क्या निकालना हो, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा, देखो कॉस अल्फा एक्स किससे प्रेजेंट करता है, 2 को, तो 2/38 आ जाएगा। देखो 2/38 आ गया। अब जोड़ने पे 1 आना चाहिए, पॉसिबल है या नहीं देख लेते हैं क्या सब में पॉसिबल होता है या नहीं। देखो तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा 3/38, ठीक है, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/38, 5/√38, ठीक है। देख लेते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, रूट में 38 तो अपॉन में आ गया, ये ऐसे दोनों का स्क्वायर होगा ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 9 अपॉन में 38 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल फॉलो कर रहा है ये 38। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, कैसे आएगा, एलसीएम ले लो, 38 आ गया, 38 एलसीएम आ गया, इन सब को जोड़ दो तो भी 38 आ रहा है, तो आ गया 1। इसका मतलब याद रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और वो हर कंडीशन के लिए फॉलो करता है। वो हमने अभी देख लिया रैंडम, और वो होगा ही ना कैंसिल। देखो हमने क्या कर रहे हैं, देखो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखो जो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, इसको थोड़ा और दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। जो हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला है ना, वो हम क्या निकाल रहे हैं, देखो इन सबको जोड़ के अपॉन में 38 कर रहे हैं, और जब स्क्वायर करेंगे तो सीधी सी बात है ये स्क्वायर रूट हटेगा, और सबको यहाँ पे हम जोड़ेंगे ही ना, तो सीधी सी बात है वो कैंसिल ही होगा। तो याद रखना है हमें कंडीशन की डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। यदि हमें डायरेक्शन रेशो दिया है तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन दिया है और डायरेक्शन रेशो कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो एक और चीज, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये समझ में आ गया होगा, कोलिनियर वेक्टर भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ वाई अ स्केलर, ठीक है। यदि कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए हो गया, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि जो वेक्टर ए है ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ये बी पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये बी पे एंड हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब हमने इसके जस्ट हाफ देखा, एक वेक्टर जो है वो भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, और हम उसे कह देते हैं कि ये यूनिट 1 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1/2 है, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो अब हमें बताओ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या रिलेशन बन रही है। यदि मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी में कोई रिलेशन बनाना चाहूँ तो हम देखेंगे कि यदि मैं वेक्टर बी में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैंने क्या किया, वेक्टर ए को यदि वेक्टर बी के इक्वल बताना है तो मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तो ये इक्वल हो गए, देखो होंगे यानी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना था, 1 था, ठीक है, इसका कितना था, 2 था। ये मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है ना, तो मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसा समझो। तो 1 है, यदि मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 में वेक्टर भी 1/2 था, तो देखो कितना आ गया, 1 = 1 आ गया, मतलब ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। कुछ और भी ले लेते हैं हम, जैसे ये ले लिया हमने कि जो वेक्टर है तो ये हम यदि 3 यूनिट में बांटेंगे तो वो इसके इक्वल होगा, मतलब ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को, ये 1 को, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो कैसे हम बता पाएंगे, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी हो गया, तो वेक्टर सी को इक्वल कब बता सकते हैं, जब हम इसमें 1/3 मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, वो भी किससे, लैम्डा क्या है, स्केलर है, स्केलर क्या हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। तो वेक्टर ए कितना है, देखो वेक्टर ए है 1 और 1/3, और ये कितना है, 3 है, देखो सबको जोड़ दो, 1 2 3, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है इसकी, 3 है, मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब और आगे चलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स,
ठीक है, वेक्टर के कंपोनेंट क्या हैं। तो हमने अभी देखा था कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो है कैसे आता है। अब कंपोनेंट की बात करें तो देखो स्केलर कंपोनेंट क्या है, आई के कोफिशिएंट है, एक्स वाई और जेड, ये क्या हो गए, ये कोफिशिएंट हो गए किसके, आई के, जे के और के के। तो ये कैसे होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं। स्केलर कंपोनेंट ये याद रखना आपको। वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्स आई वाई जे और जेड के, ये वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या फिर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो देखा हमने स्केलर का, लेकिन यदि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें, फिर आगे हम देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे वेक्टर में। आपने 10th में पढ़ा होगा ये, या फिर 12th में भी पढ़ा होगा। तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा स्पीड से देख लेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हम बेसिक से इसलिए चल रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है, कहीं भी आप जो है प्रॉब्लम ना जाए आपको, इसलिए बेसिक बहुत अच्छे से देखेंगे। हर एक बारीकी आपको पता होगी ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 10.1 जो है, 10.1 जो है वो क्या बता रहा है आपको, 10.1 बता रहा है आपको कि स्केलर है या ये वेक्टर है, ये बताना है, तो उसको देख सकते हो आप, ठीक है। और क्योंकि फिजिक्स से रिलेट करके पढ़ोगे तो वो बन जाएगा। अब देखो यदि हमें ये दे दिया गया, एक क्वेश्चन दिया है कि आप ना साउथ में हमें कितने जाना है, 40 किलोमीटर जाना है। साउथ में हमें 40 किलोमीटर जाना है, और किसके तरफ जाना है, साउथ से हमें 60 का एंगल बनाते हुए जाना है, किसके तरफ, वेस्ट के तरफ, वेस्ट के तरफ, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, वेस्ट की तरफ 60 के एंगल से बनाते हुए जाना। तो ये दिया रहेगा, तो कैसे बनाओगे, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देखो यदि ये वेस्ट हो गया, हमें कहाँ जाना है, 1 सेकेंड, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं ना, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ बना लेते हैं, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे हम नॉर्थ रखते हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। हमें क्या बोला है, साउथ से पे 40 किलोमीटर चलना है, क्या इसी में शायद 40 किलोमीटर नहीं, हमें 60 का एंगल बनाना है। 60 का एंगल मतलब ये बना दिया हमने, ये लगभग 45 का बना है, पर समझो 60 का है, ठीक है, 60 का बना हुआ है ये। तो ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, और वेस्ट की तरफ बनाना है। देखो वेस्ट की तरफ जा रही है 60 डिग्री, वेस्ट की तरफ कितने, 40 किलोमीटर, तो ये 40 किलोमीटर बन गया। तो ये याद रखना है, हो सकता है आ जाए तो बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो सारा बेसिक हमने 10.1 का कंप्लीट कर लिया है, 10.2 का भी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं हमने, लेकिन इसमें सेक्शन फॉर्मूला रह गया है, सेक्शन फॉर्मूला रह गया है, और आपका बस सेक्शन फॉर्मूला ही रह गया है, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आप जो है 10.2 तक आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएं, या फिर एक काम करते हैं 10.1 और 10.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसके बाद फिर 10.3 और 10.4 का बेसिक देख लेंगे, और जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसका नहीं देखेंगे, ताकि हम एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं ना, तो आपकी जो है प्रिपरेशन वो अच्छी बनी रहे, इसलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक है।